स्ट्रेट ऑफ हरमुज ईरान के जिस अफसर ने रोक रखा था उसको यूएस और इजराइल की सेना ने मार गिराया है। तो क्या अब स्ट्रेट ऑफ हरमुज खुल जाएगा? वैसे भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हरमुज खुला हुआ है, ऐसा ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनका दावा है, उनका बयान आया है। मगर ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज कितना इंपॉर्टेंट है इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये जो युद्ध है पूरा उसी पर डिसाइड हो रहा है। जो शांति की बात अभी चल रही है, 5 दिन जो एक तरीके से रोक रखा है युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने, कहा जा रहा है वो इसी को लेकर जो दबाव बना हुआ है उसकी वजह से जो दुनिया भर की इकोनॉमी अटकी हुई है उसमें जो दबाव बनाया है उसी वजह से ये शांति वार्ता चल रही है। तो इसके क्या मायने हैं, ये ऑपरेशन कैसे हुआ, इस वीडियो में आपको यही सब बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथ विनय सुल्तान है। विनय, ये एक तरीके से बड़ी खबर है उन देशों के लिए जिन तक तेल नहीं पहुँच पा रहा है स्ट्रेट ऑफ हरमुज के ब्लॉक होने की वजह से। तो अब ये जो हत्या हुई है, जो मौत हुई है ईरान के अफसर की, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्या हरमुज खुल जाएगा? जी, अली रेजा तंगशीरी हैं जो कि आईआरजीसी के नेवी के चीफ हैं और बंदर अब्बास में कल जो स्ट्राइक हुई थी, जो कि हमने आपको बताया था कल के वीडियो में कि बंदर अब्बास में स्ट्राइक हुई है यूएसए की तरफ से, और यूएस की जो नेवी एविएशन है उनकी तरफ से स्ट्राइक हुई है। मतलब कि यूएस का जो कैरियर जहाज जो है वहाँ से जेट उड़े हैं और उन्होंने बंदर अब्बास को अटैक किया है, और उस अटैक में जो है ये मारे गए हैं अली रेजा तंगशीरी। और अली रेजा तंगशीरी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बंदर अब्बास सबसे बड़ी फैसिलिटी है ईरानियन नेवी की, जहाँ पे ईरानियन नेवी का सबसे बड़ा बेस है, वहाँ पे एयरफोर्स का भी बेस है और बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली ईरान के लिए। क्योंकि आप जैसा कि बंदर अब्बास को अगर आप नक्शे में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बंदर अब्बास पूरी तरीके से ओवरलुक करता है स्ट्रेट ऑफ हरमुज को, और स्ट्रेट ऑफ हरमुज को चौक पॉइंट जो है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज को कंट्रोल करने का जो पॉइंट है वो बंदर अब्बास होता है। इसलिए बंदर अब्बास बहुत महत्वपूर्ण है। बंदर अब्बास पे लगातार यूएसए की तरफ से स्ट्राइक्स की गई, कई वहाँ पे वेसल्स जो हैं डुबाई गई, कई फ्रिगेट्स जो हैं वो डुबाई गई, उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है स्ट्रेट ऑफ हरमुज को वो लूजन अप नहीं कर पाए, उसको ओपन अप नहीं कर पाए। यूएसए की तरफ से ये तमाम कोशिशें हुई। अब ये कहा जा रहा है कि अली रेजा तंगशीरी को कल उन्होंने एसेसिनेट कर दिया है अपने अटैक में। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अली रेजा तंगशीरी जो है इसमें एक अभी हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन ईरान की तरफ से अभी तक नहीं आया है, कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन एनवाईटी को एक इजरायली ऑफिशियल ने बयान देते हुए कहा है कि हमने अली रेजा तंगशीरी को टारगेट किया था यूएस के स्ट्राइक के साथ में, और वहाँ पे हमने, और इन्हीं ने जो है इसी एक कमांडर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हरमुज अब तक बंद था, और हमको हो सकता है कि आगे वाले टाइम में स्ट्रेट ऑफ हरमुज खुलाने में ब्रेक थ्रू मिल जाए। अच्छा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स को इजरायली ऑफिशियल्स ने जो बयान दिया है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। अब आप ये समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज पे और अली रेजा तंगशीरी का वहाँ होना कितना महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा हम अगर उनके करियर को समझें तो उन्होंने अपनी शुरुआत जो है एक आईआरजीसी के कमांडर के तौर पे की थी, और वो बहुत एक्टिव थे 1984 से 88 के बीच में जो टैंकर वॉर चला इराक और ईरान के बीच में। जो ईरान में जब इस्लामिक क्रांति हुई उसके 1 साल बाद ही इराक और ईरान के बीच में एक युद्ध शुरू हुआ, जो कि लगभग 10 ईयर वॉर जिसको बोला जाता है कि 10 साल तक वो युद्ध लगातार चला। और 1984-85 में स्थिति ये आई कि पर्शियन गल्फ में जो फारस की खाड़ी है वहाँ पे जो ऑयल टैंकर्स थे उनको टारगेट किया जाना शुरू किया गया दोनों तरफ से, और इसमें लगभग 451 टैंकर जो हैं दोनों तरफ से टारगेट हुए, जिसमें से 283 टैंकर्स जो थे वो इराकी टैंकर्स थे। मतलब इराक को ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ। और इस पूरे के पूरे वॉरफेयर ने एक चीज़ बहुत स्थापित कर दी दुनिया भर के सामने कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इनको ये कहा जाता है कि अली रेजा तंगशीरी वो आदमी है जिन्होंने उसके बाद में ईरान के जो नेवल डॉक्ट्रिन है उसको बनाने में, उसको गढ़ने में, उसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आपको ये समझना होगा कि ईरानी नेवी अकेली ऐसी नेवी है दुनिया में जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है, जो कि असिमेट्रिक वॉरफेयर कर सकती है, और उनके पास में वो स्वयं जो है उनके पास में बोट्स हैं छोटी छोटी, जो कि बहुत सारी बोट जो हैं, जिस तरीके से ड्रोन अटैक होता है उस तरीके से बहुत सारी बोट्स जाके वहाँ पे लड़ती हैं। उनके पास में अंडर वाटर ड्रोन्स हैं और तमाम सारी चीज़ें जो है उनके पास में ऐसी सलाहियत है कि वो बड़ी से बड़ी नेवी को वहाँ पे अच्छा खासा परेशान कर सकती हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं। तो ये जो असिमेट्रिक वॉरफेयर का जो डॉक्ट्रिन है उसको बनाने में, उसको गढ़ने में अली रेजा तंगशीरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और 2000 इसी के चलते जो है 2019 में उनको यूएसए ने ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया था, और वो लगातार जो है यूएसए के जो है रडार पर रहे और लगातार यूएसए के लिए एक तरीके से ग्लोबल टेररिस्ट रहे। और उन्होंने आईआरजीसी की नेवी को, अभी जो आईआरजीसी की नेवी हमको दिखाई देती है और जिस तरीके से वो चैलेंज कर रही है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी मानी जाती है यूएसए की नेवी, और वहाँ के 2 जो कैरियर शिप्स हैं वो घुस नहीं पा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हरमुज के आसपास भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो इसी वजह से नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जो डॉक्ट्रिन अली रेजा तंगशीरी ने तैयार किया, जिस तरीके से उन्होंने ईरानियन नेवी को तैयार किया कि वो
बड़े से बड़ा लॉस लेने के बावजूद जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अपना नियंत्रण न खोए। और आने वाले समय में आपको ये दिखेगा कि अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि अमेरिका और ईरान के बीच में कोई सहमति बन जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेके, तब भी ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर से अपना नियंत्रण जो है वो नहीं हटाएगा। और वो जो अभी जिस तरीके से अभी से पहले, युद्ध से पहले जिस तरीके से पूरी तरीके से वहाँ से फ्री वे था, कोई भी आ जा सकता था, अब उसके ऊपर ईरान जो है कुछ ना कुछ उसके ऊपर कर अदायगी मांगेगा, कुछ टैक्स मांगेगा, ताकि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई कर सकें। अभी ये कहा जा रहा है अनऑफिशियल सोर्सेज से कि $2 मिलियन मतलब कि $20 लाख के बदले जो हो एक शिप को निकलने दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने बताया कि ये जो अफसर हैं ये मारे गए और इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल सकता है, ऐसा यूएस का दावा है। पर एक लगातार बात हम ये करते रहे हैं, सुप्रीम लीडर मारे गए, अगला लेयर तैयार थी, जो अधिकारी मारा जा रहा है उसके आपने बताया लगातार कि 4-6 लेयर तैयार रहती हैं, तो इसका ऑप्शन भी, इनका ऑप्शन भी तैयार होगा। पक्का तो फिर ये दावा कैसे आ रहा है कि खुल नहीं, ये तो उस तरीके की बात है कि हमारी बड़ी, जैसे अली लारजानी एक बड़ा मतलब स्ट्राइक थे, इसी तरीके से जो गुलाम रेजा थे जो कि बसीज फोर्सेस के कमांडर थे, वो भी एक बड़ी स्ट्राइक उनको माना जाता है, सुप्रीम लीडर को बड़ी स्ट्राइक माना जाता है। तो तमाम ऐसी लीडरशिप हैं, तो ये बड़ी लीडरशिप में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ईरान का जो मुझे वॉरफेयर का जो डॉक्ट्रिन है उसमें हर कमांडर के नीचे 3 से 4 सक्सेशन की लाइन तैयार रहती है, और ये 20 साल से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि लीडरशिप को वापस बनाने में अगर ऐसी स्थिति होती है कि युद्ध में लीडरशिप मारी जाती है तो वहाँ कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट ना हो कि इसके बाद में कौन आएगा। तो आप उनको, उनके जो मिलिट्री लीडरशिप के स्ट्रक्चर को आप वो पेंसिल समझ लीजिए, जिसमें हम लोग पीछे से वो डालते थे पॉइंट और आगे से एक नया पॉइंट निकल जाता था। तो वो स्थिति वहाँ के लीडरशिप की है, और वहाँ पे ऐसा लीडरशिप क्राइसिस आ जाएगा एक किसी लीडर को मारने की वजह से, ऐसा हमको नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे जो हमने बताया वो तो समझ में आ गया। अब एक बयान, 2 बयान है जिन पर मुझे लगता है चर्चा में कर लेनी चाहिए। एक तो डोनाल्ड ट्रम्प का आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान ने कहा कि आप हमारे सुप्रीम लीडर बन जाइए, पर मैंने कहा नो थैंक यू, मैं नहीं बनूंगा। एक ये बयान आया है जिसके बारे में पहले ये बता दी, दूसरे बारे में बात करें। आपको ये लगता है कि इसके ऊपर अपने को कोई बात करनी चाहिए? नहीं, क्या ये इसके मायने क्या है, मतलब क्या कोई मायने नहीं बोला गया है, मतलब क्या मायने हैं इस चीज के, क्या मायने हैं? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि वो आदमी इस किस्म के बयान क्यों दे रहा है। मतलब एक तरफ ईरान साफ इनकार कर रहा है कि हम बात नहीं करना चाहते, हम बातचीत के टेबल पे नहीं आना चाहते, है ना, जो हमारे जो 7 शर्तें हैं वो बड़ी एग्रेसिव हैं, और एक तरफ ये आदमी कह रहा है कि मैं अभी, मेरी 35-36 साल की उम्र है, मैंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश सेकेंड को देखा है बहुत अपने छात्र जीवन में, बराक ओबामा को प्रेसिडेंट के तौर पे देखा है, बिल क्लिंटन को भी प्रेसिडेंट के तौर पे देखा है, डोनाल्ड ट्रम्प को देखा है, जो बाइडेन को देखा है। एक यूएस प्रेसिडेंट का एक स्ट्रेचर होता है कि वो अगर कुछ बयान दे रहा है तो उसका कोई मायने होता है, मतलब होता है, दुनिया बहुत केयरफुली उसको सुनती है। और ये जो नए यूएस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उस पूरे के पूरे इमेज को इतना डिग्रेड कर दिया है, उन्हीं के शब्दों में ओब्लिटरेट कर दिया है कि अब उसका कोई मतलब ही नहीं रह जा रहा है। कोई क्या अर्थ है इस चीज का? इग्नोर करें। कल को ये कहा जा सकता है यूएस के राष्ट्रपति जो बयान दे रहे हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। ये इग्नोर करने के अलावा हमारे पास सीरियसली लेना चाहिए? नहीं, कतई सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो मतलब ये अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो लोग लगातार ये कह रहे थे कि ट्रंप ने इतने भारतीय विमान गिरने का दावा किया, उतने ही भारतीय विमान दावा किया, वो उतना ही मजाक किया जितना ये बयान है कि ईरान की तरफ से उनको सुप्रीम लीडर की पोस्ट जो है वो ऑफर की गई थी कि आप बन जाइए। क्या मतलब है इस बयान? दूसरा बयान में बात कर लेते हैं जो कि थोड़ा भारत के लिए सुनने में अच्छा लग रहा है कि जो विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है, हमारे जो मित्र देश हैं उनके लिए खुला हुआ है, जिसमें वो चाइना का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, बांग्लादेश का कर रहे हैं, इराक का कर रहे हैं और भारत का कर रहे हैं। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्योंकि कुछ जहाज तो हमारे आए हैं पर कुछ फंसे भी हुए हैं। देखिए, वहाँ पे बैकलॉग इतना बड़ा है, लगभग 2000 से ज़्यादा जहाज फंसे हुए हैं, 20,000 से ज़्यादा सेलर्स फंसे हुए हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में यहाँ वहाँ जो है शिप्स एंकर करके बैठी हुई हैं, क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं है। और वहाँ पे अगर 5, 7, 10, 15 जो है जहाज निकल भी जा रहे हैं प्रतिदिन के, तो उससे कोई सूरत हाल बदलने वाला नहीं है। बहुत हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है उसमें जो एक गैप आ रहा था, क्योंकि हम रशिया से भी ले रहे थे, हम वेनेजुला से भी चीज़ें मंगवा रहे हैं, यूएसए से भी चीज़ें मंगवा रहे हैं। 6% के तकरीबन का हमारा इंपोर्ट जब जो है यूएसए से हो गया है, जो कि किसी समय में नील होता था। तो वैसी स्थिति है। तो यूएसए एक बहुत तेजी से जो ये मार्केट जो गल्फ कंट्रीज ने छोड़ा है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, बिहाइंड द कर्टन की, मतलब पर्दे के पीछे से वो चल रहा है उसका खेल की। जो गल्फ कंट्रीज अभी जो वैक्यूम खड़ा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने का, उसका हम कितना ज़्यादा
फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यूएस दुनिया में नेचुरल गैस और ऑयल, क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आज की तारीख में। तो ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि वो जो गैप हमारे पास में आ रहा था, वो गैप जो है उसमें ईरान ने जो हमारी चीज़ें फंसी हुई थी पहले से, ऑलरेडी जो टैंकर लदे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए वो मदद कर रहे हैं। उसके बीच में हमारा उनका जो राजनयिक संबंध है, जो कि बीच में एक बार खटाई में भी पड़ गया था इस युद्ध के शुरुआत में ही, और उसके बाद में अब जो है चीज़ें नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी, एस जयशंकर की तरफ से भी, और ईरान की तरफ से भी। और जैसा कि मैंने कहा कि एक ये भी डील चल रही है कि आप $2 मिलियन दीजिए और अपना जहाज निकाल के ले जाइए, तो जिसको जैसी ज़रूरत है उस तरीके से अपने जहाज निकाल पा रहा है। बिल्कुल, तो ये कहानी है फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, और अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि वो खुल जाएगा नहीं खुलेगा। एक बड़ा अफसर मारा गया है, और कितना लंबा चौड़ा इतिहास है उनका वो भी बताया विनय सुल्तान ने आपको। तो अब देखने वाला होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो लड़ाई है क्या उसका अंत होगा, क्या वो खुलेगा नहीं खुलेगा। यूएस के जो दावे हैं और उनके राष्ट्रपति के जो दावे हैं उस पर तो खैर क्या ही बात की जाए। और भारत के लिए अच्छी खबर, जो एक बयान आया है कि भारत के लिए जहाज और एंट्री जो है जारी रहेगी। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हमको लगा कि आपको इसको अलग से बताना चाहिए, इसलिए हमने आपको। बाकी जो वॉर अपडेट्स है 24 घंटे के, जो विनय सुल्तान डायरी में 8-10 पन्ना लिख के लाते हैं, उसका एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जल्दी, वो भी आपके सामने आएगा। न्यूज पिंच देखते रहिए, हमारे काम के बारे में हमको फीडबैक भी देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हमारे नए साथी ऋषि। शुक्रिया।